हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी। आज की क्लास में भी हम कंटिन्यू करेंगे इमाइल दुर्खिम का डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन। आज इस विवेचना का हम तृतीय भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, सावयवी एकता। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि पिछले वीडियो में हमने मैकेनिकल सॉलिडारिटी अर्थात यांत्रिक एकता के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम दुर्खिम द्वारा बताई गई दूसरी प्रकार की एकता, सावयवी एकता के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दिस टाइप ऑफ सॉलिडारिटी अराइजेज आउट ऑफ डिफरेंसेस। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो एकता है सावयवी एकता, यह विभिन्नता पर आधारित एकता है, अर्थात उन समाजों में पाई जाती है जहाँ विभिन्नताएं ज़्यादा होती हैं और समाज में विषम रूपता, समाज में विभेदीकरण ज़्यादा होता है और वह विभेदीकरण व विषम रूपता ही एकता का आधार होती है। It is found in large complex societies with various groups and divisions where there is a lot of differentiation and heterogeneity with regard to values, norms, traditions, practices, ideologies, ways of living and so on. तो दुर्खिम कहते हैं कि इस तरह की एकता वृहद समाजों में, जो बड़े समाज होते हैं, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है और जिनका जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, जिनमें बहुत सारे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स होते हैं, समूह और उपसमूह होते हैं, खंड और उपखंड होते हैं और बहुत ज़्यादा समाज में विभेदीकरण होता है, बहुत ज़्यादा विषम रूपता होती है, बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं होती हैं, धर्म, जाति, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, विचारधारा के स्तर पर, परंपराओं के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, जीवन शैली के स्तर पर हम देखते हैं कि समाज में बहुत ज़्यादा विषम रूपताएं हैं। तो ऐसे समाजों में जो है यह सावयवी एकता पाई जाती है। Durkheim calls this kind of solidarity organic because just like the organism that has different parts and subparts with their unique features, structures and functions, yet they coordinate their activities in order to maintain the organisms, the various divisions and subdivisions of societies coordinate their activities to maintain the social system. तो दुर्खिम इस तरह की जो एकता है उसको सावयवी एकता क्यों कह रहे हैं, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए दुर्खिम कहते हैं कि मैं इस तरह की एकता को इसलिए सावयवी एकता कह रहा हूँ क्योंकि ये ठीक जीव के शरीर में जो एकता पाई जाती है उसके समान होती है। कि जैसे एक प्राणी है, उसके शरीर के अलग अलग भाग होते हैं, उस हर भाग की अपनी एक बनावट होती है, हर भाग के अपने गुण विशेषताएं होती हैं, हर भाग के अपने निश्चित कार्य होते हैं। वे सब अपना अपना विशिष्ट कार्य करते हुए भी सब मिल करके आपस में सामंजस्य करते हुए शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देते हैं। तो उसी तरह से जो समाज जो विभेदीकरण पर आधारित होते हैं उसमें भी बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स होते हैं, बहुत सारे समूह होते हैं। हर समूह की अपनी बनावट होती है, हर समूह का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, विशेषताएं होती हैं, हर समूह का अपना विशिष्ट प्रकार्य होता है, हर भाग का अपना विशिष्ट प्रकार्य होता है। लेकिन ये सब अपने अपने विशिष्ट कार्य को करते हुए एक दूसरे के साथ सामंजस्य करते हैं और समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं, समाज में एक ऑर्डर, समाज में एक संगठन बनाए रखते हैं। तो जैसे हमारा भी शरीर है, तो शरीर के अलग अलग भाग हैं। शरीर में हम देखते हैं आँख है, नाक है, कान है, दिमाग है, मस्तिष्क है, हमारा हृदय है, लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन्स हैं। सबके अपनी अपनी बनावट है, सबके अपने अपने फीचर्स हैं, सबके अपने अपने कार्य हैं। लेकिन ये सब कार्य जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए करते हैं, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे शरीर का सिस्टम सही ढंग से काम करता है और शरीर बैलेंस्ड रहता है, संतुलित रहता है। उसी तरह से वो कहते हैं कि समाज के जो अलग अलग भाग हैं, जो उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अलग अलग संस्थाएं हैं, उसके अलग अलग भाग हैं, सबके अपनी अपनी बनावट है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएँ हैं और सबके अपने अपने काम हैं। और ये सब अपना अपना काम करते हुए समाज के संगठन को, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। और इसलिए समाज इस तरह से
के समाजों में जो एकता पाई जाती है उसको वो सावयवी एकता कहते हैं, क्योंकि वह जीव के एकता के समान एक एकता है, इसलिए उसे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी या सावयवी एकता कहते हैं। Thus, Durkheim uses the organic analogy to explain this kind of unity. तो इस तरह की जो एकता है, जो विभिन्नता पर आधारित एकता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझाने के लिए दुर्खीम जीव सादृश्य का उपयोग करते हैं, जीव का एग्जाम्पल लेते हैं और उसके एग्जाम्पल के आधार पर वो इस तरह के समाजों की एकता को एक्सप्लेन करते हैं। Durkheim further argues that since in these groups there are a number of divisions and subdivisions and a lot of differentiation and heterogeneity with regard to values and norms and ideologies and ways of living, the collective consciousness is also relatively weak. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात दुर्खीम यहाँ पर कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि चूँकि समाज बहुत सारे अलग अलग समूहों में विभाजित होता है, अलग अलग उप समूहों में विभाजित होता है, हर समूह की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, हर समूह की अपनी बनावट होती है, हर समूह के अपने नॉर्म्स, अपने वैल्यूज़, अपने ट्रेडिशंस होते हैं, तो इसलिए कोई एक कॉमन स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस जो पूरे समूह की, कोई एक सामूहिक चेतना बहुत शक्तिशाली नहीं होती। समाज एक होता है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ तो कॉमन ज़रूर होता है, कुछ कॉमन वैल्यूज़ पर को लेकर के लोगों में निष्ठा होती है, ये सही है, लेकिन फिर भी समाज में इतने अधिक डिविजन्स होते हैं, समाज इतने अलग अलग समूहों में विभाजित होता है कि दुर्खीम ये कहते हैं कि जो सामूहिक चेतना है वो उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी कि छोटे समूहों में या छोटे समुदायों में या आदिम समाजों में पाई जाती है, जहाँ पर विभेदीकरण बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है। तो चूँकि यहाँ पे विभेदीकरण इतना ज़्यादा है, लोग एक दूसरे से इतने ज़्यादा भिन्न होते हैं, विचारों को लेकर के, विचारधाराओं को लेकर के, मूल्यों को लेकर के, प्रतिमानों को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के इतनी ज़्यादा भिन्नताएं होती हैं कि जो सामूहिक चेतना होती है एक समाज की वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वो थोड़ी कमज़ोर होती है, सापेक्षिक रूप से कमज़ोर होती है। As a result, any violation of norms or deviation from collective consciousness does not generally evoke strong reaction. तो इसलिए वो कहते हैं कि जो समूह की सामूहिक चेतना है उसके विपरीत अगर कोई व्यवहार हो भी चाहता है, अगर कोई एक्शन हो भी चाहता है, तो समूह की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि वैसे ही जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो सामूहिक चेतना है, वो कमज़ोर होती है, और वो कमज़ोर होती है तो फिर उसका विरोध जब होता है तो उसका जो रिएक्शन होता है वो भी कमज़ोर ही होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। As a matter of fact, collective consciousness is quite fragmented. तो दुर्खीम कहते हैं कि इस तरह के समाजों में जो सामूहिक चेतना है वो भी खंडित रहती है, अलग अलग जो भाग उपभाग हैं उन सब की अपनी अलग अलग सामूहिक चेतनाएं होती हैं। जैसे हमने अनुभव किया, अपने दैनिक जीवन में भी हम अनुभव करते हैं कि हमारे समाज का अगर एक खंड हम अगर व्यवसाय के आधार पर ही समाज को विभाजित करें तो अलग अलग तरह के व्यावसायिक समूह हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, फार्मर्स हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। तो अगर कोई समस्या होती है किसी ग्रुप में तो हम उसे उस समूह के साथ जोड़ देते हैं। अगर किसानों के साथ कोई समस्या है तो वह किसानों की समस्या है, उससे बाकी का समाज सीधे सीधे नहीं जुड़ता है और वह उससे थोड़ा अप्रभावित रहता है। उसी तरह से अगर डॉक्टर्स की कोई समस्या है तो उसको लेकर डॉक्टर्स चिंतित रहते हैं, लेकिन बाकी का समाज सीधे उसे प्रत्यक्ष रूप से उससे प्रभावित नहीं होता है। तो जो सामूहिक चेतना है वह भी बिखरी हुई होती है, वो खंडित होती है और इसलिए भी वह कमज़ोर होती है। This is why the nature of law in such groups is reformatory or compensatory in nature. तो लॉ जो होता है ऐसे समाजों में, जो रेगुलेटरी बॉडी होती है एक तरह से, जो नियंत्रक होती है, तो जो कानून होता है वो भी इन समाजों में बहुत ज़्यादा प्रतिशोधात्मक नहीं होता है, वह भी सुधारात्मक प्रकृति का होता है या क्षतिपूरक प्रकृति का होता है। The objective of law is primarily reform और compensation. तो आप याद करें कि जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी वाले समाज हैं, चूँकि वहाँ सामूहिक चेतना स्ट्रांग होती है, तो सामूहिक चेतना के विरुद्ध किया हुआ कोई भी कार्य अगर होता है तो उसके विरुद्ध स्ट्रांग रिएक्शन आता है और इसलिए कानून भी वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट होता है और वह इस तरह के किसी भी वायलेशन को स्वीकार नहीं करता और बहुत कठोर दंड देता है।
तो वहाँ दंड देना होता है बदला लेना, किस भय पैदा करना। लेकिन जो सावयवी एकता पर आधारित समाज है उनमें कानून का जो उद्देश्य होता है वो भय पैदा करना कम होता है, उसका उद्देश्य सुधार करना ज़्यादा होता है। व्यक्ति अगर डेविएट कर रहा है तो उसे वापस समाज की मुख्य धारा में शामिल करना होता है। और उसके साथ साथ अगर उसने किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को या किसी समूह को नुकसान पहुंचाया गया है तो उस नुकसान की भरपाई करवाने पर होता है। तो एक तरह से जो नेचर ऑफ लॉ है, जो कानून की प्रकृति है, वो अधिक सुधारात्मक है, प्रतिशोधात्मक नहीं है, और क्षतिपूरक प्रकृति का कानून होता है। The idea is that if a particular individual or group has suffered any losses, they ought to be adequately compensated. तो कोशिश ये होती है कि अगर किसी समूह की, अगर किसी व्यक्ति की या किसी समूह के साथ कोई गलत कार्य हो गया है या उसका किसी तरह का कोई नुकसान हो गया है तो उसकी भरपाई किसी तरह कर दी जाए। और कानून यह व्यवस्था करता है कि उसके नुकसान की भरपाई की जा सके। और यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया है, किसी ने कानून का उल्लंघन किया है, तो उसे ये अवसर दिया जाए कि वह उस अपने आप में सुधार करे और फिर समाज का या समूह का एक जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश करे। रिफॉर्म एंड नॉट रिवेंज इज़ द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ लॉ इन सच सोसाइटीज़। तो जो कानून है वो रिफॉर्म, सुधार के प्रिंसिपल पर काम करता है, न कि प्रतिशोध या बदले की भावना पर आधारित होता है। मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटीज़ आर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो आधुनिक जो सभ्य समाज, जिन समाजों में हम रह रहे हैं, ये समाज जो है ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का, सावयवी एकता का उदाहरण है। अर्थात इन समाजों में जो बहुत ही जटिल समाज हैं, जिनकी संरचना जटिल है और जिनमें बहुत ज़्यादा विभेदीकरण है, जिनमें बहुत ज़्यादा विषमरूपता है, ऐसे समाज वास्तव में सावयवी एकता वाले समाज हैं। तो दुर्किम कहता है कि जो एकता समाजों में पाई जाती है, जो संगठन समाजों में पाया जाता है, वह या तो समानता पर आधारित है अर्थात यांत्रिक एकता पर आधारित है, या भिन्नता पर आधारित है अर्थात सावयवी एकता पर आधारित है। वे ये कहते हैं कि प्रारंभ में जो सरल समाज हैं उनमें यांत्रिक एकता होती है, और फिर अब जैसे जैसे कालांतर में समाज जटिल होते चले जाते हैं वैसे ही सावयवी एकता यांत्रिक एकता का स्थान ले लेती है। तो इस तरह से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो यांत्रिक एकता पहले आती है और सावयवी एकता बाद में आती है। तो सावयवी एकता के संबंध में आपको इतना ही बताना था। आने वाले वीडियोस में अब हम ये देखेंगे कि जो सावयवी एकता जब समाजों में होती है तो उस एकता को मेंटेन करने में, उसको बनाए रखने में श्रम विभाजन की जो भूमिका है उसके बारे में दुर्किम ने क्या कहा है। तो जो समाज में श्रम विभाजन है उसके संबंध में आगे की वीडियोस में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज जो जानकारी दी गई वो आपको उपयोगी लगी होगी। आपका फीडबैक मुझे मिलता रहेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।